स्वागत है आपका कैंप फार्मा सिंप्लीफाइड में। आज के इस गहराई से विश्लेषण का उद्देश्य भारत की इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ के पीछे छिपे एक ऐसे बिजनेस मॉडल को एक्सप्लोर करना है जो जो बिना किसी दिखावे के ना बड़ी ही खामोशी से अपने आप ग्रो करता है। बिल्कुल। मतलब अगर हम अपने देश में चारों तरफ देखें तो एक बहुत ही दिलचस्प कहानी बनती हुई दिखाई देती है। आप किसी भी शहर या गांव की तरफ निकल जाइए, एक दृश्य बिल्कुल आम हो गया है ना? हर जगह नए हाईवे बन रहे हैं। हाँ, और शहरों के बीच मेट्रो प्रोजेक्ट्स का काम जोरों पर चल रहा है। दूर दराज के इलाकों में इरिगेशन पाइपलाइंस बिछाई जा रही हैं और खेतों में तो फार्मिंग अब पूरी तरह से मॉडर्न हो रही है। सही कहा। और बाहर से देखने पर ना ये सब बड़ी अलग अलग चीजें लगती हैं। एग्जैक्टली। मतलब सबसे पहले हमारा ध्यान सीमेंट, स्टील या उन भारी मशीनों पर जाता है, लेकिन इन सब में एक चीज कॉमन है, एक ऐसी चीज जो आमतौर पर नजर नहीं आती, जो पूरी तरह से अदृश्य है, लेकिन इन सभी प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत क्रिटिकल है। वही तो यहां से एक सीधा सा सवाल उठता है, ये बिजनेस फ्लैशी नहीं है, फिर भी लॉन्ग टर्म में इतना पावरफुल कैसे है? देखिए, इस सवाल का जवाब ना उस चीज में छिपा है जिसे हम रोज देखते हैं, लेकिन कभी उसके काम करने के तरीके पर ध्यान नहीं देते। अच्छा। हाँ, मतलब जब इंफ्रास्ट्रक्चर शब्द सामने आता है तो दिमाग में सबसे पहली तस्वीर क्या बनती है? सीमेंट और स्टील की, है ना? हाँ बिल्कुल, कंक्रीट के जंगल की इमेज आ जाती है। लेकिन जमीनी सच्चाई ये है कि आज का इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ कंक्रीट और लोहे के भरोसे नहीं खड़ा है। इसके पीछे पॉलीमर्स का एक बहुत बड़ा और क्रिटिकल रोल है। पॉलीमर्स? हाँ, पॉलीमर्स। ये हमारी आधुनिक दुनिया की ना एक अदृश्य रीढ़ है। इसे थोड़ा डिकोड करने की जरूरत है। जब पॉलीमर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होती है तो क्या इसका मतलब उन पाइप से है जो हर कंस्ट्रक्शन साइट पर पड़े दिखाई देते हैं? पीवीसी पाइप्स इसका सबसे बड़ा और सबसे स्पष्ट उदाहरण है। लेकिन इनका इस्तेमाल सिर्फ घरों में पीने के पानी की सप्लाई तक सीमित नहीं है आजकल। तो और कहाँ इनका मेजर यूज हो रहा है? आज के समय में बड़े लेवल पर ड्रेनेज, सीवेज और जमीन के नीचे जो केबल्स बिछते हैं। एग्जैक्टली। जमीन के नीचे बिछने वाले ऑप्टिकल फाइबर और बिजली के तारों के केबल प्रोटेक्शन में भी इनका भारी इस्तेमाल हो रहा है। वाओ। हर नई कमर्शियल बिल्डिंग, हर नए हाईवे के साथ इन पाइप्स की डिमांड न कई गुना बढ़ जाती है। यहाँ मुझे एक चीज समझ आ रही है। अगर मैं इसे कंस्ट्रक्शन की ही भाषा में डिकोड करूं तो सिर्फ पीवीसी रेजिन से पाइप बनाना वैसा ही है जैसे सिर्फ कच्चे सीमेंट से दीवार बनाना। अरे वाह, ये बहुत ही सटीक एनालॉजी है। मतलब अगर कच्चे सीमेंट में लोहे के सरिये ना डाले जाएं तो वो थोड़ा सा दबाव पड़ते ही चटक जाएगा। तो क्या पाइप बनाने में इस्तेमाल होने वाले केमिकल्स भी उस लोहे के सरिये की तरह ही काम करते हैं? एकदम सही। अगर सिर्फ पीवीसी रेजिन लिया जाए, जो कि मुख्य कच्चा माल है, तो वो अपने प्राकृतिक रूप में बहुत ही ब्रिटल होता है, भंगुर होता है, मतलब आसानी से टूट सकता है। हाँ, उससे बना पाइप जमीन पर गिरते ही कांच की तरह टूट जाएगा। तो उस प्लास्टिक को लचीला, मजबूत और वेदर रेजिस्टेंट बनाने के लिए ना उसमें एडिटिव्स मिलाए जाते हैं। अच्छा, तो ये एडिटिव्स होते क्या हैं? इंडस्ट्री में मुख्य रूप से स्टेबलाइजर्स, लुब्रिकेंट्स और इम्पैक्ट मॉडिफायर्स का इस्तेमाल होता है। तो ये एडिटिव्स मॉलिक्यूलर लेवल पर या मैकेनिकल लेवल पर काम कैसे करते हैं? मतलब इनका असल फंक्शन क्या है? देखिए, जब पीवीसी पाइप को फैक्ट्री में बनाया जाता है तो मशीन के अंदर तापमान बहुत ज्यादा होता है। स्टेबलाइजर्स ये सुनिश्चित करते हैं कि उस भारी गर्मी में प्लास्टिक पिघले तो सही, पर जले नहीं। बिल्कुल, जले नहीं। इसके बिना पाइप का रंग काला पड़ जाएगा और उसकी मजबूती खत्म हो जाएगी। हो समझ गया। और लुब्रिकेंट्स का क्या रोल है? लुब्रिकेंट्स उस पिघले हुए प्लास्टिक को मशीनों के अंदर बिना चिपके आसानी से फ्लो करने में मदद करते हैं। और जो इम्पैक्ट मॉडिफायर्स है ना, हाँ। वो उस पाइप के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के अंदर एक रबर जैसा लचीलापन पैदा करते हैं। अच्छा। इसी वजह से अगर किसी भारी मशीन का पहिया भी पाइप पर चढ़ जाए तो वो टूटता नहीं है। एग्जैक्टली। वो बस हल्का सा दबकर वापस अपनी शेप में आ जाता है। और यहीं से पॉलीमर एडिटिव्स ट्रेडिंग का असली गेम शुरू होता है। यानी पाइप बनाने वाली हर फैक्ट्री पूरी तरह से इन एडिटिव्स पर निर्भर है। ये तो एक लगातार चलने वाली डिमांड हो गई। बिल्कुल। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर में सिर्फ बिल्डिंग्स या पाइप्स तो नहीं है, सड़कों के निर्माण में भी एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है आजकल। हाँ, बहुत बड़ा बदलाव। डामर और गिट्टी से बनने वाली सड़कों में पॉलीमर्स का क्या विज्ञान है? ये कैसे काम करते हैं? रोड कंस्ट्रक्शन में ना पॉलीमर्स का इस्तेमाल एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हुआ है। आज जो हाई स्पीड एक्सप्रेसवे बन रहे हैं उनमें मॉडिफाइड बिटुमेन का इस्तेमाल होता है। मॉडिफाइड बिटुमेन मतलब जो नॉर्मल डामर होता है उससे अलग? हाँ, सामान्य डामर गर्मियों में 45 से 50 डिग्री तापमान पर पिघलने लगता है और भारी ट्रकों के गुजरने से सड़क पर गड्ढे पड़ जाते हैं। ये तो हमारे यहाँ की आम समस्या है। बिल्कुल, लेकिन जब डामर में पॉलीमर्स मिलाए जाते हैं तो वे एक माइक्रोस्कोपिक रबर जैसा नेटवर्क बना लेते हैं, एक फ्लेक्सिबल मैट्रिक्स। अच्छा, तो इससे क्या फायदा होता है? इससे सड़क गर्मियों में पिघलती नहीं है और सर्दियों में सिकुड़कर चटकती भी नहीं है। भारी दबाव पड़ने पर सड़क हल्की सी दबती है और वापस अपनी जगह पर आ जाती है। वाह। इसके अलावा सड़कों के नीचे प्लास्टिक की लेयर्स बिछाने का भी एक कॉन्सेप्ट आजकल बहुत सुनने में आता है। वो क्या चीज है? उसे जियो टेक्सटाइल्स कहते हैं। जियो टेक्सटाइल्स? हाँ, कई बार जब दलदली या कमजोर मिट्टी पर सड़क बनाई जाती है तो कुछ समय बाद सड़क नीचे धंसने लगती है। हाँ, बेस कमजोर होने की वजह से। एग्जैक्टली। जियो टेक्सटाइल्स एक खास तरह के पॉलीमर फैब्रिक होते हैं जिन्हें मिट्टी और सड़क की बेस लेयर के बीच बिछाया जाता है। ये पूरे लोड को बराबर बांट देते हैं और मिट्टी को खिसकने से रोकते हैं। बहुत ही स्मार्ट तरीका है ये तो। और इसके अलावा ना प्लास्टिक वेस्ट मिक्सिंग भी एक बड़ा ट्रेंड है, जहां बेकार प्लास्टिक को प्रोसेस करके सड़क निर्माण में इस्तेमाल किया जा रहा है।
मतलब सड़कों और पाइप्स के नीचे इस तरह की केमिस्ट्री और इतना बड़ा बिजनेस काम कर रहा है, ये रोजमर्रा की जिंदगी में आसानी से नजर ही नहीं आता। बिल्कुल नहीं आता। सुनने वालों से हमारा एक सवाल है, क्या कभी किसी ने सोचा था कि हमारे आसपास बन रही सड़कों और इंफ्रास्ट्रक्चर के पीछे इतना गहरा विज्ञान और सप्लाई चेन छिपी है? कमेंट करके अपने विचार जरूर शेयर करें। और मैं बता दूं कि ये विज्ञान सिर्फ शहरों और कंक्रीट तक ही सीमित नहीं है। अच्छा, हाँ, अगर इस ट्रेंड की असली गहराई समझनी है ना, तो हमें खेतों की तरफ देखना होगा। हाँ, मतलब ये तो लॉजिकल है ना। अगर पॉलीमर्स शहरों में सड़कों को अत्यधिक गर्मी और दबाव से बचा रहे हैं, तो वही लड़ाई खेतों में भी चल रही है। एग्जैक्टली। जहां फसलें सीधे खुले आसमान के नीचे मौसम की मार झेलती हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। आज का एग्रीकल्चर पूरी तरह से मॉडर्नाइज हो रहा है। खेतों में पानी और खाद बचाने के लिए ना प्लास्टिक मल्च फिल्म्स का इस्तेमाल हो रहा है। वो लंबे लंबे प्लास्टिक की चादरें जो मिट्टी को ढककर रखती हैं। हाँ, वही। और बेमौसम सब्जियों और फूलों की खेती के लिए ग्रीन हाउस शीट्स का प्रयोग हो रहा है। पानी की एक एक बूंद को सही जगह पहुंचाने के लिए ड्रिप इरिगेशन सिस्टम्स लगाए जा रहे हैं। लेकिन खुले खेतों में इस्तेमाल होने वाले इन एग्रीकल्चरल पॉलीमर्स के सामने सबसे बड़ी चुनौती तो सीधे सूरज की धूप है। बिल्कुल। प्लास्टिक तो धूप में बहुत जल्दी खराब हो जाता है ना। यहीं पर विशेष तरह के एडिटिव्स की भूमिका शुरू होती है। इन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए यूवी स्टेबलाइजर्स की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। यूवी स्टेबलाइजर्स ये सनस्क्रीन की तरह काम करते हैं क्या? एग्जैक्टली। ये यूवी स्टेबलाइजर्स प्लास्टिक के लिए एक सनस्क्रीन की तरह ही काम करते हैं। ये सूरज की अल्ट्रावायलेट किरणों को सोख लेते हैं और प्लास्टिक के मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स को टूटने से बचाते हैं। वाह, ताकि प्लास्टिक महीनों तक खेतों में टिका रहे। हाँ। और ग्रीन हाउस के अंदर तो नमी भी एक बड़ी समस्या होती होगी। मतलब जब अंदर गर्मी और नमी बढ़ती है तो प्लास्टिक की छत पर पानी की बूंदें जमने लगती होंगी। ये एक बहुत ही गंभीर समस्या है और इसे एंटी फॉग एडिटिव्स के जरिए सुलझाया जाता है। एंटी फॉग एडिटिव्स? हाँ, अगर ग्रीन हाउस की छत पर पानी की भारी बूंदें बनकर सीधे पौधों पर गिरे तो फसलों में फंगस लग सकता है। ओह, फसल खराब हो सकती है। इससे पानी बूंदों के रूप में नहीं जमता, बल्कि एक पतली परत बनकर प्लास्टिक के किनारे किनारे नीचे बह जाता है। बहुत ही ब्रिलियंट है ये। और इसके साथ ही इन प्लास्टिक फिल्मों को सही रंग और गुण देने के लिए स्पेशल मास्टर बैच की भी जरूरत होती है। देखिए, इन सब बातों से बिजनेस के नजरिए से एक चीज तो बहुत स्पष्ट हो रही है। वो क्या? जैसे जैसे एग्रीकल्चर मॉडर्न होगा, इन पॉलीमर्स की डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ती जाएगी। हाँ। मतलब ये बिजनेस किसी हाइप पर नहीं चल रहा है। बिल्कुल नहीं। ये पूरी तरह से एक ट्रेंड ड्रिवन बिजनेस है। जब तक फूड सिक्योरिटी की जरूरत है, तब तक एग्रीकल्चर को तकनीकी रूप से अपग्रेड होना ही पड़ेगा। ये इस पूरे विश्लेषण का सबसे अहम बिंदु है। ये एक लॉन्ग टर्म मैक्रो ट्रेंड है जो सीधे तौर पर देश की बुनियादी जरूरतों से जुड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा और क्रिटिकल सवाल खड़ा होता है मेरे दिमाग में। पूछिए। जब डिमांड इतनी स्पष्ट और विशाल है, तो सारा मुनाफा बड़े मैन्युफैक्चरर्स ही क्यों नहीं कमा लेते? मतलब कोई भी बड़ी रिफाइनरी या पेट्रोकेमिकल कंपनी सीधे किसानों या पाइप बनाने वाली छोटी फैक्ट्रियों को माल क्यों नहीं बेच देती? इस पूरी चेन में एक आम बिजनेस पर्सन के लिए ट्रेडिंग या डिस्ट्रीब्यूशन का क्या स्कोप है? ये एक बहुत ही व्यावहारिक सवाल है और इसी में इस बिजनेस की सफलता का राज छिपा है। अच्छा, वो कैसे? इसे ना वर्किंग कैपिटल साइकिल और MOQs यानी मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटीज के नजरिए से समझना होगा। थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं इसे। देखिए, कोई भी बड़ा मैन्युफैक्चरर हजारों टन माल बनाता है। उनका मॉडल ये है कि वे पूरा एक ट्रक या कंटेनर माल एक साथ बेचते हैं और उन्हें 100% एडवांस पेमेंट चाहिए होता है। हाँ, बड़ी कंपनियों के नियम सख्त होते हैं। बिल्कुल। दूसरी तरफ भारत में जो लाखों छोटे और मंझोले उद्योग हैं, जैसे किसी टियर 3 शहर में बैठा एक पाइप बनाने वाला, उसे एक बार में सिर्फ 500 किलो या 1 टन एडिटिव की जरूरत होती है। और शायद उस छोटे पाइप मैन्युफैक्चरर के पास तुरंत एडवांस पेमेंट देने के लिए नकद पैसा भी नहीं होता होगा। एकदम सही। उस छोटे मैन्युफैक्चरर को अपना कच्चा माल खरीदने के लिए 30 से 45 दिन के क्रेडिट की जरूरत होती है, मतलब उधार चाहिए होता है। समझ गया। एक बड़ी पेट्रोकेमिकल कंपनी हजारों छोटे बायर्स के क्रेडिट की सिरदर्दी नहीं लेना चाहती। और यहीं पर ट्रेडर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स की एंट्री होती है। एग्जैक्टली, यहीं पर वो पिक्चर में आते हैं। अगर इसे डिकोड किया जाए तो इसका मतलब यह है कि ये बिजनेस असल में सिर्फ केमिकल्स बेचने का नहीं है। तो किसका है? एक ट्रेडर असल में एक फाइनेंस और लॉजिस्टिक्स ब्रिज की तरह काम कर रहा है यहाँ। बिल्कुल सही। वो बड़ी कंपनी से थोक में नकद माल उठाता है, उसे अपने गोदाम में रखता है और फिर छोटे बायर्स को उनकी जरूरत के हिसाब से छोटे हिस्सों में और क्रेडिट पे सप्लाई करता है। बहुत ही सटीक विश्लेषण है। ट्रेडर उस गैप को भर रहा है जो बड़ी कंपनियों और छोटे ग्राहकों के बीच में है। ये तो एक एवरग्रीन मॉडल हो गया। हाँ, और इस बिजनेस की सबसे बड़ी खूबी ये है कि इसमें अलग से मार्केटिंग करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। मार्केटिंग नहीं करनी पड़ती? नहीं, जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का टेंडर पास होता है ना, डिमांड खुद ब खुद पाइपलाइन में आ जाती है। जो लोग बिजनेस शुरू करना चाहते हैं उनके लिए 3 सबसे महत्वपूर्ण सेगमेंट्स हैं जिन पर फोकस किया जा सकता है। वो कौन से हैं? पहला PVC पाइप मैन्युफैक्चरर्स, दूसरा एग्रीकल्चर फिल्म प्रोड्यूसर्स और तीसरा रोड कॉन्ट्रैक्टर्स को सप्लाई करने वाले वेंडर्स। डिमांड और सप्लाई का ये गणित तो साफ हो गया, लेकिन इस बिजनेस को जमीन पर उतारने यानी एग्जीक्यूशन की बात करें तो शुरुआत कैसे की जाए? देखिए, क्या इसके लिए, सॉरी टू इंटरप्ट, क्या इसके लिए केमिस्ट्री की गहरी समझ या कोई लैब होना जरूरी है? नहीं, इस बिजनेस में केमिकल एक्सपर्ट बनने की कोई जरूरत नहीं है।
बस इतना समझना जरूरी है कि पीवीसी स्टेबलाइजर्स, प्रोसेसिंग एड्स, कैल्शियम फिलर्स और यूवी मास्टर बैच जैसे प्रोडक्ट्स का काम क्या है। बस बेसिक फंक्शनैलिटी पता होनी चाहिए। हाँ, और सप्लाई के लिए इंडिया में गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और साउथ इंडिया में बहुत से बड़े मैन्युफैक्चरर्स मौजूद हैं। तो एक नया ट्रेडर उनसे कनेक्ट कैसे करे? शुरुआत के लिए इंडिया मार्ट या ट्रेड इंडिया जैसे प्लेटफॉर्म्स ठीक हैं, लेकिन असली काम ना डायरेक्ट इंडस्ट्रियल विजिट से होता है, जहां सीधे फैक्ट्री जाकर सप्लायर से मिला जा सकता है। लेकिन सिर्फ सप्लायर ढूंढ लेना ही तो काफी नहीं है। जब कोई नया व्यक्ति इस बाजार में उतरता है तो उसके सामने क्वालिटी और धोखाधड़ी जैसी चुनौतियां भी तो आती होंगी। हाँ, ये तो है। मान लीजिए किसी ने सस्ते के चक्कर में मिलावटी माल खरीद लिया तो? ये बहुत महत्वपूर्ण चुनौती है। कई बार कैल्शियम फिलर्स या एडिटिव्स में मिलावट होती है, जिससे अंतिम प्रोडक्ट की क्वालिटी गिर जाती है। तो इससे बचा कैसे जाए? इसलिए हमेशा ना छोटे स्तर से शुरुआत करनी चाहिए, मतलब फ्यू टन से। पहले एक छोटा सैंपल मंगवाकर किसी थर्ड पार्टी लैब में उसकी प्योरिटी और ऐश कंटेंट चेक करवाना चाहिए। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल टिप है। इसके अलावा स्टोरेज भी एक बड़ी बात है। कई एडिटिव्स नमी सोख लेते हैं, मतलब हाइग्रोस्कोपिक होते हैं। अगर उन्हें सही तापमान या सूखी जगह पर नहीं रखा गया तो वे खराब हो सकते हैं। और छोटे स्तर से शुरू करने का एक फायदा ये भी है कि इससे लॉजिस्टिक्स का असली खर्चा समझ में आता है। बिल्कुल। ट्रांसपोर्टेशन में कितना मार्जिन जा रहा है ये कागज पर हिसाब लगाने से नहीं, बल्कि जमीन पर माल मंगाने से ही पता चलता है। और सबसे अहम बात, इससे आपको पेमेंट साइकिल समझ में आती है। पेमेंट साइकिल, हाँ, इससे एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर सामने आता है। इंफ्रास्ट्रक्चर के बिजनेस में हमेशा सब कुछ स्मूथ तो नहीं होता। बिल्कुल नहीं। क्रेडिट मैनेजमेंट को लेकर क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? इस बिजनेस में सबसे बड़ी चेतावनी यही है। इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी इंडस्ट्रीज में पेमेंट्स डिले होना एक आम बात है। ऐसा क्यों? इसका कारण ये है कि कई बार ठेकेदारों को सरकारी बिल पास होने का इंतजार करना पड़ता है, और वो देरी पूरी सप्लाई चेन में नीचे तक आती है। मतलब ट्रेडर तक भी वो डिले पहुंचता है? हाँ, एक ट्रेडर के लिए स्मार्ट तरीके से क्रेडिट कंट्रोल करना जीवन मरण का सवाल है। तो स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? हमेशा सुरक्षित और भरोसेमंद पार्टियों के साथ काम शुरू करना चाहिए, चाहे मार्जिन थोड़ा कम ही क्यों ना हो। अपना वर्किंग कैपिटल किसी एक ही क्लाइंट के पास फंसा देने से पूरा बिजनेस ठप हो सकता है। ये एक बहुत ही स्पष्ट और जरूरी चेतावनी है। बिजनेस में रिस्क मैनेजमेंट ही सबसे बड़ी सफलता है। बिल्कुल सही। लिटिगेशन का विस्तार होगा, वैसे ही पॉलीमर्स की डिमांड और ये ट्रेडिंग बिजनेस अपने आप ग्रो करेगा। और इस पूरी चर्चा के अंत में ना एक नया और गहरा विचार उभर कर सामने आता है। वो क्या? जिस पर शायद आमतौर पर हमारा ध्यान नहीं जाता। जिस तरह से हमारे देश का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारी सड़कें, हमारे खेतों की सिंचाई, हमारा कम्युनिकेशन नेटवर्क इन अदृश्य पॉलीमर्स पर निर्भर होता जा रहा है। क्या भविष्य में पॉलीमर ट्रेडर्स हमारी इकोनॉमी के सबसे महत्वपूर्ण लेकिन सबसे कम पहचाने जाने वाले खिलाड़ी बन जाएंगे? वाह, ये एक सोचने वाली बात है कि जो सप्लाई चेन बाहर से बिल्कुल साधारण लगती है वो असल में देश के विकास की धड़कन को चला रही है। ये वाकई में इस पूरी इंडस्ट्री को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया है। जो चीजें आंखों से ओझल हैं वही सबसे मजबूत नींव तैयार कर रही हैं। बिल्कुल। अगर रियल बिजनेस अपॉर्चुनिटीज और ग्राउंड रियलिटी की ये चर्चा आप लोगों को पसंद आई हो तो इस सेशन को लाइक और शेयर जरूर करें। हाँ, और कमेंट भी करें। एग्जैक्टली। कमेंट में लिखिए इंफ्रास्ट्रक्चर पॉलीमर अगर आप चाहते हैं कि अगले सेशन में हम एग्जैक्ट प्रोडक्ट्स और मार्जिन्स को डिटेल में एक्सप्लेन करें। केम फार्मा सिंप्लीफाइड को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यहाँ हम ग्राउंड रियलिटी से जुड़े बिजनेस इंसाइट्स लगातार लाते रहते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए, हाँ, इस टॉपिक को ज्यादा डिटेल में समझने और अधिक इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।